वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स क्या होता है कि किसी भी अगर करंट कैरिंग वायर को किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पे क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। ठीक है नहीं? लेकिन ऑस्टर्ड ने क्या प्रूव करा था कि यदि मानो किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट जा रही है, सिंपल सी बात है, करंट ही जाएगी और क्या जाएगा, तो करंट जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो ये कौन सी नई बात है, हम पहले जान चुके हैं। तो किसी करंट कैरिंग वायर में हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, लेड इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनता है? अलोंग द करंट। तो जहां जहां करंट मूव करती है वहीं पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब करंट कहाँ बनती है? जहां पे इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसका उल्टा, मीन्स जहां पर पॉजिटिव चार्ज चलता है वहां पे करंट बनती है, वहीं पे क्या बनेगा, वहीं पे बनना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज की, तो जहां पर नेगेटिव चार्ज चलेगा उसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है नहीं? मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अब देखो ऑस्टर्ड ने क्या प्रूव करा था कि करंट कैरिंग वायर के पास यदि अब हम मैग्नेटिक कंपास को लेके जाते हैं तो वहां पे क्या बनता है। अगर हमने क्या करा, इसके ऊपर यहाँ पर हमने कंपास लिया, क्या लिया? कंपास लिया। अगर ये आपके पास वाइस तरह मूव करा और हमने यहाँ पे कंपास लिया, तो कंपास लेने के बाद हमने क्या देखा, कंपास, मैग्नेटिक कंपास शो डिफ्लेक्शन व्हेन इट हेल्ड एट्स एंगल थीटा। जब ये थीटा एंगल पर होता है तो कंपास क्या करता है, डिफरेंस शो करता है। बट यदि एंगल हम जीरो कर देते हैं, जस्ट इसके ऊपर रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। और यदि हम कह रहे हैं कि मानो इसको हमने जस्ट 90 पर रख दिया, इस करंट कैरिंग वायर के 90 पर, तो उसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? मैक्सिमम बनता है। तो कंपास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है। तो इसी बात को समझाने के लिए हमें एक लॉ आता है, उसको हम क्या कहते हैं, बियोट-सावर्ट लॉ। बियोट-सावर्ट लॉ तो ये बताता है कि हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर, यदि उसका छोटा सा एलिमेंट का क्या मानते हैं हम, उसको माने डीएल, और यहां से करंट जा रही है आई, तो इस वाले सेगमेंट को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, तो छोटा सा करंट एलिमेंट, फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, आई इंटू डीएल, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस करंट सेगमेंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो, उसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है, वो किस पर डिपेंड करता है। तो इसको एक्सप्लेन करा था बियोट और सावर्ट दोनों इंडिविजुअली, और दोनों कंबाइंड लॉ क्या कहलाता है, बियोट एंड सावर्ट्स लॉ। ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि जहां भी हम जो मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, दैट्स वो क्या होती है हमारे पास, एक हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको हम क्या मानते थे, पी। देखो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में याद हो आपको, हम यहाँ पे पी पे क्या मानते थे, क्यू नॉट। क्या मानते हैं? क्यू नॉट। अब ऐसे यहाँ पे क्या है, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है, कोई ना कोई मोनोपोल, एक ऐसा पोल जिसको हमारे पास वहां पर फील्ड बना सके। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मानते हैं, जो नॉर्थ पोल है उसको हम क्या मानते हैं, यूनिट मानते हैं। तो वैसे तो देखो आपकी जो डाईपोल है, जो आपका मैग्नेट है, हमेशा डाईपोल में एग्जिस्ट करती है, बट हाइपोथेटिकली हम क्या मानते हैं, एक मोनोपोल है जिसकी पोलरिटी क्या है, यूनिटी है, और वो कैसी है, नॉर्थ है। वो क्या है, नॉर्थ। तो उसको हम क्या मानते हैं, इस पी पॉइंट पर। कहा मानते हैं? पी पॉइंट पर। ये पी पॉइंट देखो यहाँ पर नहीं, ये पी पॉइंट कहा है, इसके ऊपर है या इसके नीचे है, ऊपर या इसके नीचे। अब देखो यहाँ भी रखेंगे तब भी क्या बनाएगा, ऊपर या ऊपर इसके नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कैसा होगा, और उसकी स्ट्रेंथ, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कैसा होता है। अब देखो हमने क्या बताया था, अगर करंट जो है हमारे पास कहाँ जा रही है, इनटू द, अब देखो हमारे पास करंट क्या इस तरह जा रही है, तो दिस इज द करंट एलिमेंट, और ये कहाँ जा रहा है, लेट इनटू द बोर्ड या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा बनेगा, डॉट या क्रॉस। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, क्रॉस, मीन्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इस बात को। तो अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस को यहां से मिला दें तो ये क्या वो कहला जाएगा हमारे पास, आर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर बिटवीन करंट एलिमेंट या करंट सेगमेंट एंड पी पॉइंट।
ठीक है ना। तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है, तो जरा सा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो डीबी किस पे डिपेंड कर रहा था? करंट एलिमेंट आई इंटू डीएल पर, आई इंटू डीएल पर। सिंपल सी बात है, करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, अगर डीएल सेगमेंट बड़ा है तो वो भी क्या होगा? छोटा। बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? ज्यादा है। बट आई इंटू डीएल क्या है? करंट एलिमेंट, तो सेगमेंट को हम छोटा मानते हैं, करंट ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा क्या होता था कि डीबी जो है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल था? 1/r²। तो उसका मतलब क्या है? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो उसका मतलब क्या है कि नेचुरल फोर्स की तरह है। सिंपल है। और सबसे खास बात क्या थी यहाँ पे कि ये किस पे डिपेंड कर रहा था? जिसको समझने ऑस्टेड को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर हम किसी एंगल पर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम ज्यादा होती है, तो वेरी करता है 0-90 के बीच में। तो किस पे डिपेंड कर रहा था? साइन थीटा पर। ठीक है। अब इसका मतलब है हम तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? डी बी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? डी वी इक्वल टू के आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। तो ये क्या है? इसका स्केलर फॉर्म। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर के, अब ओके, अगर आपको याद हो कूलॉम्स लॉ, तो वहां पे के कितना था? 1/4πε0। तो वहां पे ε0 क्या थी? ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब देखो यहाँ पर जो के है वो कितना होता है? μ0/4π, μ0/4π। अब μ0 क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मीन्स जो आपके पास, और ये किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। अगर हमारे पास मीडियम एयर से अलग कुछ और, देखो हमारे पास अगर यहाँ बना हुआ है μ0, तो उसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि यह क्या है? वैक्यूम की या एयर की बात कर रहा है। अगर हमारे पास वैक्यूम नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? के इक्वल टू μ0 μ/4π। ठीक है नी। तो म्यू क्या है? उस मीडियम की परमिएबिलिटी। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी। और यदि हम म्यू को कन्वर्ट करेंगे किस में? μ0 में, तो क्या हो जाएगा? के टाइम्स ऑफ द μ0। तो μ0 का के टाइम्स, तो के का डिपेंड करेगा उसकी परमिएबिलिटी फैक्टर्स को। तो यहां पर के की वैल्यू क्या आती है? परमिएबिलिटी। ठीक है नी। तो μ0/4π। तो जो आपका फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? अब जो है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास dB इक्वल टू μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है ना। और ये क्या है? आपका स्केलर फॉर्म। ये क्या है? इसका स्केलर फॉर्म। ठीक है ना। अब यदि हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की, किसकी बात करेंगे? वेक्टर फॉर्म की। तो dV का वेक्टर क्या हो जाएगा? μ0/4π कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है I। ठीक है नी। और ये क्या है? dl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रॉस r। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? rq। नीचे क्या आ जाएगा? rq। सिंपल, हमें अगर साइन को हटा दिया तो साइन क्या हो जाएगा हमारे पास? r/r। ठीक है नी। तो क्या बन गया ये? r। ठीक है। जब इसको हटाएंगे सिंपल सी क्या आ जाएगी? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस का मतलब इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है नी। तो μ0/4π I dl अपॉन r। तो I dl क्या डिपेंड कर रहा है यहाँ पे? dl क्रॉस r क्या डिपेंड कर रहा है? आप देखो इसको समझो ध्यान से कि एंगल किसके बीच का है? dl और r के बीच का। तो अगर ये एंगल क्या है आपका? थीटा है। ठीक है नी। तो अगर ये एंगल थीटा मतलब 0 है, तो 90 है, तो 180 है, तो 360 है, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास क्या आता है? dV इक्वल टू μ0/4π I dl r/r³। अब देखो हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट हम कहां से निकालेंगे? इसको यूनिट हम निकालेंगे फोर्स से। तो F इक्वल टू कितना आया था हमारे पास? BI/L साइन थीटा। और यदि हम बात करेंगे F की, तो कितना हो जाएगा? BI/L, क्योंकि एंगल क्या है हमारे पास?
ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसका मतलब वहां पे कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो अब यहां से देखो हम बी की निकालते हैं, तो बी कितना हो जाएगा आपके पास, बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल, और एफ क्या है हमारे पास, न्यूटन, और हमारे पास आई क्या है, एम्पियर, और एल क्या है, मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ द बी, यूनिट ऑफ द बी, या इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो निकोला टेस्ला बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, बहुत ही साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, एक मानो इन्वेंटिव थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया था पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो निकोला टेस्ला। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट। तो वन अगर आपसे पूछता है कि 1T कितना हो जाएगा, तो 1 टेस्ला क्या हो सकता है, सिंपल। तो 1 टेस्ला क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग कोई हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, उसमें 1 एम्प पर यूनिट करंट फ्लो कर रही है, और फोर्स कितना एक्सपीरियंस होता है वहां पे, 1 न्यूटन। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, 1 टेस्ला। कितना बनता है, 1 टेस्ला, ठीक है नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड बायो-सावर्ट लॉ। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर करें, और घर पे रहें और हेल्दी रहें और सेफ रहें, घर पे रहें, और थोड़ा बहुत जो है भारद्वाज एकेडमी से पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ना जो है बहुत जरूरी है। अगर आप पूरे दिन खेलते भी रहेंगे तो उसको माइंड फ्रेश करने के लिए हम पढ़ सकते हैं। देखो पहले क्या होता था, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते थे और स्ट्रेस को खत्म करने के लिए खेलते थे। अब क्या है, हम जो है बहुत ज्यादा खेलते हैं, और खेलते खेलते क्या है कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो माइंड फ्रेश करने के लिए आप क्या थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। दैट्स नॉट ए जॉब। ओके, थैंक